जय हिंद दोस्तों। जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल के अति विशिष्ट प्रश्नों को देखेंगे। ये काफी ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी, और टाइटल देखिए वीडियो का, सौरमंडल पार्ट 2। इसका मतलब यह है कि इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा वीडियो है और बगैर देरी किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? मतलब ब्रह्मांड के संबंध में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले सिद्धांत दिया गया भूकेंद्रीय सिद्धांत, मतलब पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया गया। वो दिया था किसने? क्लॉडियस टॉल्मी ने। लेकिन अब ये यहां जो बात आई, जब धीरे धीरे समय बढ़ा तो लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के शोध किए, और शोध के आधार पर बाद में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। पहले प्रारंभ में, प्राचीन काल में क्लॉडियस टॉल्मी ने वो सिद्धांत दिया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत। लेकिन 16वीं सदी में आकर के एक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। ठीक है, तो इसको देखिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए है टॉल्मी, ऑप्शन नंबर बी है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी है टाइको ब्रे, और ऑप्शन नंबर डी है केपलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1502 ईस्वी में कौन सा सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसी को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिज्म। क्या कहा जाता है? हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म अर्थात सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर के बल्कि सूर्य है। कौन है? सूर्य। अर्थात सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, या इसी तरह से कहीं पर लिखा हुआ रहता है, अगर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होगा तो वो होगा हेलियोसेंट्रिज्म। ये थ्योरी किसने दिया? ये दिया किसने? कोपरनिकस ने। कब दिया? 1502 ईस्वी में। और कोपरनिकस के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहता हूं। कोपरनिकस का जन्म 1473 में हुआ था। कोपरनिकस का जन्म कब हुआ था? 1473 में। ठीक है, कहां जन्म हुआ था उनका? उनका जन्म हुआ था पोलैंड में। कोपरनिकस का जन्म हुआ था कहां? पोलैंड में। और उन्होंने 1502 ईस्वी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिज्म दिया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, यह है सेरस क्या है? सेरस, इसको सेरेस भी बहुत जगह पर लिखा हुआ रहता है, ये सेरेस। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड, तीसरा है बौने ग्रह, और चौथा है आंतरिक ग्रह। तो इसका जो सही आंसर होगा, सेरस क्या है? तो सेरस है बौना ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेरस क्या है? बौना ग्रह। और बौना ग्रह में भी इसका एक स्पेशलिटी है, सबसे छोटा बौना ग्रह है। सेरस क्या है? सबसे छोटा बौना ग्रह। सबसे छोटा बौना ग्रह। सेरस क्या है? सबसे छोटा बौना ग्रह। ये पहले क्या था? ये पहले था क्षुद्र ग्रह में, लेकिन बाद में इसको किस में रखा गया? इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौने ग्रह में कौन कौन सा आता है? तो बौने ग्रह में प्लूटो को भी डाल दिया गया है बौने ग्रह की श्रेणी में। चेरॉन है, तो इस तरह से इरिस है, ये सब बौने ग्रह है। और सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो वो है सेरस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगर बात करें सेरस की खोज किसने की? सेरस की खोज 1801 ईस्वी में, 1801 में किसने की? गुइसेप्पे पियाजी। गुइसेप्पे पियाजी ने।
पियाजी कौन से देश के थे? इटली के थे। पियाजी कौन से देश के थे? इटली के। कब खोज की इन्होंने? 1801 ईस्वी में। किसका? सेरस का। और सेरस का जो व्यास है, सेरस का व्यास है कितना? 950 किलोमीटर। कितना? 950 किलोमीटर, जो कि बुद्ध के व्यास का कितना है? 1/5 है। जो कि बुद्ध के व्यास का कितना है? बुद्ध के व्यास का 1/5 है। सेरस का व्यास 950 किलोमीटर है, जो बुद्ध के व्यास का 1/5 है। और यहां पर जो प्रश्न था वो था कि सेरस क्या है? तो सेरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेरस क्या है? सेरस है बौना ग्रह। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो का नया नाम क्या रखा? प्लूटो को 2006 के प्राग सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यह मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। सौरमंडल पार्ट 1 जो था उसमें मैंने उसका जिक्र किया था। अब यहां पर बात है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने, दैट मीन्स IAU ने प्लूटो को जब ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया तो उसका नया नाम रख दिया। क्या नाम रखा वो प्रश्न है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2003 UB 313, ऑप्शन नंबर बी है 2006 प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी है व्हाइट प्लैनेट, और ऑप्शन नंबर डी है 134340। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 134340। प्लूटो का जो नया नाम है, ये साइंटिफिक कोड में इसका नाम रखा गया है, वो क्या है नाम? नया नाम है 134340। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन बौने ग्रह हैं? मतलब आपको चूज करना है इसमें से कौन है जो कि बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए देखिए चेरॉन, ऑप्शन नंबर बी में है इरिस, ऑप्शन नंबर सी में है सेरस, और ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि चेरॉन भी बौना ग्रह है, इरिस भी है और सेरस भी है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मतलब ऊपर जो ये 3 दिए हुए हैं, चेरॉन, इरिस और सेरस, इसके अलावा प्लूटो भी बौना ग्रह ही है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5वां प्रश्न, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मतलब ये सब एक ग्रुप का है। एक ग्रुप का जब है तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है बाह्य ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है बौने ग्रह, और ऑप्शन नंबर डी है परंपरागत ग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक ग्रह। क्या हो जाएगा? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। देखिए अध्ययन के लिए इसको क्या बनाया गया? इसको बनाया गया, कैटेगराइज कर दिया गया ग्रुप में। एक ग्रुप का हेड पृथ्वी को बना दिया गया, जिस कारण से इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और जो दूसरा ग्रुप बना उसका हेड बना दिया गया बृहस्पति को, इसलिए उसको दूसरे ग्रुप को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। अब देखिए आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जब आ गए तो इसके अलावा 4 ग्रह और बचते हैं। कौन कौन से बचते हैं 4 ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वे किस श्रेणी में आ जाएंगे? वे आ जाएंगे बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। बाह्य या बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। अगर क्वेश्चन आपको कर दे कि बाह्य ग्रहों की श्रेणी में कितने ग्रह हैं, तो वो भी 4 हो जाएंगे, और आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कितने ग्रह हैं, ये भी 4 हो जाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, मतलब यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बौने ग्रह के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया है। बौने ग्रह में कौन कौन आते हैं? चेरॉन, इरिस, प्लूटो,
सेरस, ये सब बौने ग्रह में आते हैं। और अगर बात करें परंपरागत ग्रह की, तो जितने भी हम 8 ग्रह हैं अभी सौरमंडल में जो कि ग्रह कहलाते हैं, 8 ग्रह हैं, कौन कौन हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। इन 8 को सम्मिलित रूप से परंपरागत ग्रह कहा जाता है। अगर एक तरीके से समझा जाए तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में 4 और बाह्य ग्रह की श्रेणी में भी 4। इन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इन 8 को यदि मिला दिया जाए, यानी 4 इसके और 4 उसके, 8 को मिला दिया जाए तो वे सब मिलकर के परंपरागत ग्रह कहलाते हैं। 5वें प्रश्न को क्लियर करने के बाद अब 6ठे पर चलते हैं। 6ठा प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 विकल्प अपने पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी में है शनि, ऑप्शन नंबर सी है अरुण और ऑप्शन नंबर डी है वरुण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अभी मैं आपको क्रम बता देता हूं, मतलब आकार के हिसाब से सबसे बड़ा और बड़े से छोटे की ओर मैं आपको क्रम बता देता हूं। तो सबसे बड़ा हो गया कौन? बृहस्पति। नंबर 2 पे हो जाएगा शनि। नंबर 1 हो गया कौन? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जिसका आकार सबसे बड़ा है वह है शनि। और नंबर 3 पर है अरुण। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद जो चौथे नंबर पर है वो है वरुण। ये हो गया प्रथम 4 ग्रह। किस आकार से? आकार के हिसाब से, आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और उसके बाद के जो 4 ग्रह को जानेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद फिर पृथ्वी। नंबर 5 पर कौन है? नंबर 5 पर है पृथ्वी, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। नंबर 6 पर कौन है? नंबर 6 पर है शुक्र। नंबर 6 पर है शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस। नंबर 7 पर कौन है? मार्स है। मार्स यानी कि मंगल। नंबर 7 पर कौन है? मार्स यानी मंगल। और नंबर 8 पर कौन है? मरकरी यानी कि बुध। नंबर 8 पर कौन है? मरकरी यानी कि बुध। तो यहां से सार क्या निकल करके आया? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो है मरकरी यानी कि बुध। क्लियर है? आगे चलते अब 7वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें से सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? 4 विकल्प देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी मंगल और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का, दैट मीन्स अर्थ का, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। और अगर क्रम देखा जाए घनत्व का तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा घनत्व है पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व है किसका? वह है शनि का। यह प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं कि सौरमंडल में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो इस क्रम में सबसे ऊपर है पृथ्वी और सबसे कम घनत्व है किसका? शनि का। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखेंगे अब। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? देखिए, चूंकि कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, अब केंद्र से ही हर एक का दूरी मापा जाता है, तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा? ये जो 8 परंपरागत ग्रह हैं इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो यहां पर विकल्प देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है वरुण और ऑप्शन नंबर डी है अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वरुण। सर्वाधिक दूरी पर अभी कौन स्थित है? वरुण है। हालांकि पहले प्लूटो था, 2006 के पहले प्लूटो था, लेकिन 2006 में जब IAU यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, तो उसके बाद सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा हो गया? वो हो गया वरुण यानी कि नेपच्यून।
वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका इंग्लिश में नाम है नेपच्यून। और अरुण को यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, वरुण को क्या कहा जाता है? नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है। अब अगर मैं क्रम बता देता हूं सबको, तो क्रम इस तरह से आप देखेंगे क्रम को। सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक है बुध। सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक है बुध। बुध के बाद कौन? शुक्र। ध्यान से सब लोग इसको समझिएगा। शुक्र के बाद कौन? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन? मंगल। ये चार, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये अंदर की ओर हैं, सूर्य से निकट हैं ये सब। ये चार हो गए आंतरिक ग्रह। अब उसके बाद बढ़ते हैं, मंगल के बाद कौन? बृहस्पति। ये सूर्य से दूरी का क्रम है, ध्यान देना है। बृहस्पति के बाद कौन? शनि। शनि के बाद कौन? अरुण। और सबसे अंत में कौन? वरुण। सबसे अंत में कौन? वरुण। तो सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सबसे निकट है बुध। और सबसे दूर कौन है? सबसे निकट है बुध। सूर्य से सबसे निकट है बुध और सबसे दूर कौन है? वरुण है। सबसे दूर कौन है सूर्य से? सबसे दूर कौन स्थित है? वरुण स्थित है। क्लियर है? यह क्रम है। क्रम को एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे निकट है बुध, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो यहां आप क्रम को देखिए। पृथ्वी किसके बीच है? सबसे पहले शुक्र है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन स्थित है? पृथ्वी। तो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न को देखेंगे अब। 9वां प्रश्न है, सौर मंडल के किन दो ग्रहों के घूर्णन की दिशा अन्य सभी ग्रहों के विपरीत है? मतलब सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 में से 6 ग्रह अलग दिशा में घूमते हैं और 2 ग्रह अलग दिशा में घूमते हैं। तो जहां पर मेजॉरिटी है उसी को सही दिशा माना जाता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी में 6 ग्रह हैं और 6 के अलावे 2 ग्रह हैं जो कि उनके विपरीत दिशा में घूमते हैं। उन 6 के दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर सी है बुध और शनि। ऑप्शन नंबर डी है अरुण और वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है इनके घूमने की, इनके जो घूर्णन की दिशा है ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत है। ये कैसे घूमते हैं? ये घूमते हैं शुक्र और अरुण कैसे? ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम है इनकी दिशा। पूरब से पश्चिम, इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं आप, क्लॉकवाइज। जबकि अन्य जो 6 ग्रह हैं वे सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम किनका है? शुक्र और अरुण का। जो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि किन दो ग्रहों की घूर्णन की दिशा अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत है, तो उसका आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। ये इनकी दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। और अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो वे सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न को देखेंगे अब। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न वह है, सौर मंडल के ग्रहों में अधिक द्रव्यमान के अनुसार हमारी पृथ्वी का स्थान कौन सा है? मतलब अधिक द्रव्यमान के अनुसार सबसे ऊपर कौन? तो ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहे हैं, अधिक द्रव्यमान के अनुसार जब हम लोग आ रहे हैं, तो पृथ्वी का क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी 5वां और ऑप्शन नंबर डी है 7वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नंबर है पृथ्वी का? नंबर 5। किस अनुसार? द्रव्यमान के अनुसार। मतलब कि 4 ग्रह जो हैं जिन उनका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। 4 ग्रहों का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है और द्रव्यमान के आधार पर पृथ्वी का नंबर कौन सा है? नंबर 5 है, 5वां स्थान है। और अगर मैं बता दूं, अभी क्रम बता दे रहा हूं मैं सबको कि सौरमंडल के जितने ग्रह हैं सबसे अधिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान की ओर मैं क्रम बता देता हूं, उसको ध्यान से देखना सबको। सबसे ज्यादा भारी यानी कि सर्वाधिक द्रव्यमान वाला जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, सर्वाधिक द्रव्यमान। बृहस्पति के बाद है शनि,
शनि के बाद है वरुण। नंबर 3 पर कौन है? वरुण। नंबर 4 पर है अरुण। अरुण माने यूरेनस और वरुण माने नेपच्यून। और नंबर 5 पर कौन है? 5 का तो अभी जिक्र हो रहा है। 5 पर है पृथ्वी, मतलब हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है शुक्र। द्रव्यमान और आकार इत्यादि में शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र के बाद कौन है? शुक्र के बाद है मंगल और मंगल के बाद है बुध। ऑटोमेटिकली सी बात है, मंगल के बाद बुध आता है। तो यहां पर अगर आप द्रव्यमान के अनुसार क्रम देखें, मतलब सर्वाधिक द्रव्यमान से सबसे कम द्रव्यमान की ओर, तो सौर मंडल में सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। और सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। और अगर हमारी पृथ्वी का स्थान पूछा जाए तो हमारी पृथ्वी का स्थान 5वां है, मतलब सर्वाधिक द्रव्यमान की श्रेणी में नंबर 5 पर हमारी पृथ्वी आती है। क्लियर हो गया? ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब जो आवश्यक सूचना है कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो का ही नहीं, बल्कि इस वीडियो से पहले जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, हर एक का पीडीएफ आपको उस लिंक से अवेलेबल हो जाएगा। वो भी आंसर सहित पीडीएफ मिलेंगे आपको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकें। एक और बात कि इस वीडियो से संबंधित जो भी समस्या या सुझाव है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।